ओके, चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं शो की शुरुआत कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ, जिससे मुझे थोड़ा सा इस समय गुस्सा है। और मैं बात कर रहा हूँ देश के सबसे बड़े बैंकिंग स्टॉक की, HDFC बैंक की। ना सिर्फ ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग स्टॉक है, बल्कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये जो है FIIs का सबसे लार्जली ओन्ड स्टॉक है और काफ़ी एक तरीके से एक इंडिया के स्टॉक मार्केट की एक तरीके से प्रॉक्सी रहा है। मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट HDFC बैंक में आ गई, 15% की, 16% की। HDFC बैंक के नंबर्स आए थे, उन्होंने प्रेस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया उन्होंने प्रेस के साथ कोई इंटरेक्शन, और अब तक क्यों नहीं किया उन्होंने कोई इंटरेक्शन? आपको मीडिया से और सारे एनालिस्ट से बात करनी चाहिए, सबके सवालों का आपको जवाब देना चाहिए। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं एक एक करके अलग अलग चैनल पर, एजेंसी पर, सोर्स बेस्ड कि HDFC बैंक के नंबर्स क्यों खराब है। सोर्स बेस्ड HDFC बैंक के नंबर्स इसलिए खराब है क्योंकि सोर्सेस हमें ये कह रहे हैं कि इसलिए HDFC बैंक के नंबर्स खराब है। कहीं पे चल रहा है कि HDFC बैंक में क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी। सोर्स बेस्ड, देश के सबसे बड़े बैंक की बात हो रही है, सोर्स बेस्ड बताते हैं हम आपको कि HDFC बैंक के नंबर्स क्यों खराब हुए। कभी कहीं कोई सेबी के सर्कुलर को ब्लेम कर रहा है, कभी कहीं कोई हेज फंड को ब्लेम कर रहा है, कभी कहीं कोई किसी और को ब्लेम कर रहा है। अरे भाई साहब, आके जरा सारे प्रेस वालों के सवालों का जवाब दीजिए, करिए एक प्रेस मीटिंग, सबके सवालों का जवाब दीजिए ना। ये सेलेक्टिवली क्यों इस तरीके से हो रहा है? हमको सबको पता है सोर्सेस कौन है, हम सब एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं हमको सबको पता है। ठीक है ना, ये चीज जो है ना कि सोर्सेस के उसमें करके कि सोर्सेस कह रहे हैं कि HDFC बैंक का नंबर इसलिए नीचे है, सोर्सेस कह रहे हैं कि HDFC बैंक में इसने बेचा है, सोर्सेस कह रहे हैं कि यहां पर इस वजह से स्टॉक गिरा, सोर्सेस कह रहे हैं कि 4 से 5 साल में हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, सोर्सेस कह रहे हैं कि 4 से 5 साल में HDFC बैंक का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। कौन है भाई ये सोर्स? HDFC बैंक ऐड हो जाएगा, एक HDFC बैंक ऐड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चैनल कह रहा है, ये 2-3 जगह देख ली मैंने, ये सबके सेम सोर्सेस हैं, सबका क्या सेम वो है। और क्या मतलब कोई मजाक लगा रखा है? मैं कह रहा हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेबी को देखना चाहिए। सेबी को मैं कह रहा हूं कि एक जो हम छोटी कंपनियों को नॉर्मली बहुत इस तरीके से वो करते हैं ना कि क्रिटिसाइज करते हैं कोई भी छोटी कंपनी को कि ये क्या तरीका है। सबसे बड़ा बैंक है तो क्या हुआ, सबसे बड़ा स्टॉक है तो क्या हुआ? पता करिए आपकी कौन है सोर्सेज जो एक साथ 4-4, 5-5 एजेंसीज को बता रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 4 से 5 में डबल हो जाएगा। ये सेलेक्टिव लीक करके रफू करने की कोशिश है। उसमें मैं नहीं जा रहा हूं नीरज जी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका अपने को कोई उसकी कंफर्मेशन ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1+1 तो आप हर कोई कर सकता है। और एक ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, जिसका निफ्टी पे सबसे ज्यादा वेट है, उसकी बात हो रही है। अरे आइए, आप करिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। ठीक है, आप नहीं, ये वो बैंक नहीं है जो उसको मैं 20 साल से जानता हूं, ठीक है ना। ठीक है, आप नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले भी आपने कई बार नहीं की, लेकिन इतनी बड़ी डीरेटिंग हो गई स्टॉक की, इतना स्टॉक गिर गया यहां पर, और इतने लोगों का यहां पर पैसा लगा है, हर कोई जानना चाहता है कि भाई क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए कि क्या क्या इशू है यहां पर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है यहां पर, करिए आप, एक आकर सबको बताइए, एड्रेस करिए और इसको एड्रेस करिए। ये गलत है जो इस तरीके से पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, ये गलत है। इसने एक मार्केट के इक्विलिब्रियम पे इंपैक्ट डाला है। एक्स ऑफ HDFC बैंक देखिए, मार्केट कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक इतना गिरा, उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना इंपैक्ट आ गया, उसकी वजह से लोगों के इवन मिड कैप्स में भी स्टॉप लॉसेस वगैरह ट्रिगर हो गए। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैनिक फैल गया इसकी वजह से। तो ये मेरी एक अपील है कि प्लीज इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, और ये इस तरीके से काम होता नहीं है कि 4 जगह सोर्स बेस की HDFC बैंक इसलिए गिर रहा है। इसकी मेरे ख्याल से मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूं, और मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें क्लैरिटी आए। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही बात है। ये है एक्सपायरी के दिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक पे अपफ्रंट बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत, पर क्योंकि एक्सपायरी का दिन और ये हफ्ता बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही एक्शन पैक्ड, लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे 2 ही दिन काम किया। ऐसा लग रहा है थर्सडे तक, मंडे टू थर्सडे काम करके आए, अब फ्राइडे में पहुंचे। इस तरह से वॉलेटिलिटी है। मंडे ट्यूसडे को जब खुले क्या दबाव आया, उसके बाद कल कुछ रिस्पाइट प्ले आउट हुई, HDFC बैंक की चर्चा हुई थी, उस एक साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिखा, लगा कि FI फूफा इतना माल नहीं छोड़ेंगे, बहुत लपक सेलिंग हुई। मैं ग्लोबल पे आऊं उससे पहले
आज एक्सपायरी के दिन ब्रॉड जामा, इस समय मार्केट सेटअप लग कैसा रहा है? बिल्कुल, मार्केट सेटअप में मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने शुरू में थोड़ा सा वो अजीत का डायलॉग यूज़ किया था, अब उसको मैं नंबर्स में समझा देता हूँ। लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन क्या है? इस महीने का आप परफॉर्मेंस देखिए, बैंक वर्सेस आईटी और बाकी के सारे सेक्टर्स भी आ जाएंगे। इसमें निफ्टी आईटी है प्लस 4.4%, निफ्टी बैंक है माइनस 6.7%, और यही डिफरेंशियल है कि निफ्टी आपको दिखा रहा है माइनस 1.3%। एकदम जो है सिंपल, और उसमें एक कड़ी जोड़ दीजिए रिलायंस की। रिलायंस में भी अपने आप में एक सेक्टर बन गया है, तो इसके लिए हमने उसको भी एज ए सेक्टर लिया। 4% रिलायंस ऊपर है, तो रिलायंस प्लस आईटी ने नेगेट कर दिया जो बैंकों ने किया। बैंकों में सिर्फ एचडीएफसी बैंक टेक्निकली देखा जाए तो माइनस 15%, जो बैंक निफ्टी गिरा है 6.7%, 15% एचडीएफसी बैंक गिरा है। एचडीएफसी बैंक का 30% वेट है, सिंपल ट्रांसलेट होता है 4.5% इंपैक्ट उसकी वजह से आ गया। उसके अलावा देखिए भारतीय एयरटेल 15% चला, टेक महिंद्रा 10% चला, और इन्फोसिस 8.5% चला। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्केट खराब मार्केट रही है। एक्चुअली इस मार्केट में अगर आप पेयर ट्रेड्स बना पाए, मैं बताऊं ना, मेरे लिए तो जनवरी की मार्केट सबसे अच्छी मार्केट रही है। क्यों? क्योंकि जनवरी की मार्केट वो मार्केट रही है जहां पर एक ट्रेडर के एक्यूमेंट का टेस्ट हुआ है, जहां पर एक ट्रेडर की एबिलिटी का टेस्ट हुआ है, जहां पर एक दोनों साइड की ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स का एक डिफरेंशियल क्रिएट करने वाले ट्रेडर का, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंशियल क्रिएट कर सके, निफ्टी आईटी और रिलायंस में डिफरेंशियल क्रिएट कर सके, पीएसयू बैंकों और प्राइवेट बैंकों में डिफरेंस क्रिएट कर सके, उस तरीके का ट्रेडर का पैसा बनाए। नवंबर दिसंबर में अगर आपने पैसा बनाया ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई भी बना लेता, आपको सिर्फ डांट फेंकना था। नवंबर दिसंबर में एक भी स्टॉक गिरा ही नहीं, तो पैसा तो सब में बना था। ये हो रहा था कि किसी में कम बनाओ, किसी में ज्यादा बनाओ, लेकिन पैसा तो सब में बन रहा था। असली टेस्ट हुआ मार्केट का जनवरी में। अगर आपने जनवरी में पैसा बनाया है तो आप अपना सब कुछ प्रोफेशन छोड़ के भले ही मार्केट में आ जाइए। मैं मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट आपके लिए। अगर जनवरी में आपने पैसा बचा लिया तो भी मार्केट आपके लिए। जनवरी में अगर आपने पैसा बहुत गंवाया है तो थोड़ा अपने आप को संभल के चलिए, क्योंकि इस तरीके की आगे और महीने आएंगे, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे क्या, मेरे ख्याल से यहाँ से मैं बैंक निफ्टी पर खास तौर से फोकस देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कल बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज को 2 बार टेस्ट किया, दोनों बार सक्सेसफुली उसने डिफेंड किया। वो 200 डे मूविंग एवरेज है 44,686 पर, मेक और ब्रेक लेवल है। मेरे ख्याल से अगर ये टूटा क्लोजिंग बेसिस पर तो और 1000 पॉइंट की डाउन साइड ओपन होगी। इसके लिए इस पर ध्यान रखिए। और ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक जो 52 वीक लो से कल उसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी। हाँ, मैं आऊंगा अब डिटेल में, फिर स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे, तब निफ्टी बैंक की और भी चर्चा करी जाएगी। लेकिन अब आज के संकेतों के साथ शुरुआत। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई एक पस्त शुरुआत होगी, 20-30 पॉइंट सुबह से दबाव के इंडिकेशंस आ रहे हैं गांधीनगर से, और स्क्रीन हर जगह मिली हुई नजर आ रही है। एशिया मिला जुला कामकाज कर रहा है, कोई निक्केई के कॉस्पी दबाव में नजर आएंगे, तो कोई हैंग सेंग, शंघाई, बाकी के मार्केट थोड़े से हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए ताइवान वगैरह नजर आएंगे। ओवरनाइट संकेत देखेंगे तो ऐसे ही यूएस कल मिला जुला था और परसों मिला जुला था, कल भी मिला जुला नजर आया। डाउ दबाव में, वही एसएनपी नैस्डैक फिर से ग्रीन में, हल्के ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आया। और इंट्राडे तो खैर डाउ ऊपर टिका नहीं था, ऊपर से ठंडा पड़ा था। फिर भी आपने अपफ्रंट जब लीड इन दिया था तब कहा था कोई दिक्कत नहीं, रोबस्ट क्यूज हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तस्वीर तो दिख रही है मिली जुली टाइप्स। हाँ, हमेशा नंबर ऊपर के बजाय थोड़ा डिटेल में जाके देखना चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स पे देखेंगे तो आपको कह रहे हैं एसएनपी क्या 4-5 पॉइंट ही तो ऊपर है, फ्लैट है ऐसा कहीं, क्या मतलब डाउ जोन्स तो नीचे है, और नैस्डैक में क्या ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। बट आप उसको डिटेल में समझिए कि लगातार चौथा दिन वो रिकॉर्ड हाई लगा रहा है एसएनपी, नैस्डैक भी वही चीज़ चल रही है। और 2023 की शुरुआत में जो तूफान आया था आईटी स्टॉक्स में, वो अमेरिका में शुरू होता हुआ दिख रहा है। लगातार नैस्डैक में तेज़ी बन रही है, जिनको हम लोग टॉप 7 कंपनी या फैंग स्टॉक जो भी आप बोलते हो, वो सारे स्टॉक में तेज़ी है। चिप कंपनी में तेज़ी है, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट तो अब एप्पल की तरीके से $3 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। तो ये जो दौर चल रहा है वहाँ पे, वो इस चीज़ को लीड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ पे आईटी स्टॉक्स में बन रही है, नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओल्ड इकोनॉमी में थोड़ा नतीजे कोई कमाते हैं, इसलिए डाउ आपको नीचे दिखता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी, वॉल्यूम लगातार 10, 15, 20 दिन के एवरेज से ज़्यादा हो रहा है। और कल हमने इसलिए कहा था कि बहुत अच्छा सेटअप है कि जो ग्लोबल मार्केट का MSCI इंडेक्स हम लोग देखते हैं, जहाँ पे 47 कंट्रीज़ को ट्रैक करते हैं, वो 0.5% ऊपर था। कारण क्या है कि यूरोप के, अमेरिका के
जो PMI नंबर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग वो 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। और इधर चाइना ने भी स्टिमुलस और रेट कट कर दिया उन्होंने, मतलब जो RRR है उसको कट किया, तो उसकी वजह से भी एक बूस्टअप मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है मार्केट के लिहाज से। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि फेड को पसंद नहीं आएगा शायद ये, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं हो गया कि फेड को दिक्कत हो जाए। वो अभी भी मई जून में रेट कट एकदम इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन मार्केट वहाँ का बहुत ही स्ट्रांग है और इंडेक्स में लगातार तेजी हो। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है कि वो 10-10 पॉइंट रोज चल रहा है। जिस दिन S&P आपको एक साथ 40-50 पॉइंट चलता हुआ दिखेगा, उसके अगले दिन ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, खरामा चल रहा है, लेकिन बहुत मजबूत है ग्लोबल सेटअप। और क्रूड $80 पहुंच रहा है। वो चूंकि वहाँ पे बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आते हैं, EIA का डेटा आ गया, US के ड्रॉडाउन हो गया, तो उसकी वजह से हो रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद तेज़ी का मार्केट बना हुआ, तो इसलिए मैंने कहा था ग्लोबल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। केवल S&P के 4 पॉइंट को देख के आप मत समझिए क्या है। इंटरनल्स मजबूत हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की हल्की तेजी बनी हुई है US के बाजार में। तो ग्लोब का ओवरनाइट आज सुबह के हैंडओवर्स तो कोई दिक्कत वाले हैं नहीं। कल का सेशन इंटरेस्टिंग था, अपफ्रंट दिखाया भी था इंटरडे चार्ट, शुरुआती वॉलेटिलिटी, उसके बाद सेकेंड हाफ में एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे। ऐसे में पहले समझ लेते हैं सेटअप कैसा है, उसके बाद इन बेंचमार्क्स के अप्रोच पे उतरेंगे। कैसा लग रहा है सेटअप अब? सेटअप में तो वही दिक्कत है FIs बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, और FIs ने कल भी 7,000 करोड़ के करीब बेचा। कल मुझे लग रहा है कि ज़्यादा सेलिंग ICICI बैंक में आई थी। कल पूरा का पूरा जो HDFC बैंक का रैली था उसको ICICI बैंक ने नेगेट किया था। एग्जैक्ट नंबर्स मैच हो रहे हैं। 6,900 करोड़ की सेलिंग FIs की ग्रॉस वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त पिकअप हो गए हैं। 34,000 करोड़ की कल ग्रॉस सेलिंग हुई है। ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी भी हायर लेवल पर इवन HDFC बैंक में भी सेलिंग है। मैं कल की रैली से बिल्कुल वो नहीं हूँ कि बस अब बॉटम बन गया। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी दिक्कत रहेगी। ये स्टॉक और 2-3 52 वीक लोज बनाएगा, और ये यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि FIs और सेल करेंगे। कल पहली बार ऐसा हुआ है कि ICICI बैंक का वैल्यूएशन HDFC बैंक के ऊपर आ गया, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और वो भी एक ऐसा बैंक जो एक समय पे 3x ट्रेड करता था ICICI बैंक के वैल्यूएशन के। ICICI बैंक 2 टाइम्स ट्रेड करता था, HDFC बैंक अपने पीक पे 6 टाइम्स ट्रेड करता था। फिर 6 टाइम्स को 4.5 टाइम पे न्यू नॉर्मल बन गया था। आज की डेट में ICICI बैंक का वैल्यूएशन HDFC बैंक के वैल्यूएशन के ऊपर आ गया है। पहली बार ऐसा हुआ है। एक और रीज़न है, HDFC बैंक की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। मतलब नंबर अपनी तरफ होते हैं, वैल्यूएशन जो एक समय पे HDFC बैंक को मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। अब मार्केट कह रहा है ठीक है आप होंगे HDFC बैंक, अब नहीं है आप वो उस लेवल के स्टॉक। सिंपल है। मैं अपने शब्दों को बिल्कुल, मुझे कोई किसी से डर नहीं है कुछ बोलने में। मैं जो फील करता हूँ वो बोलता हूँ। अब बिल्कुल मतलब ये तरीके ये बता रहे हैं ना, मार्केट वर्डिक्ट दे रहा है आपको कि अब हमें आप पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना हमें पहले 5-6 साल पहले था। नहीं देंगे हम आपको वैल्यूएशन। अब पहले नंबर अच्छे लेकर आइए, क्लैरिटी लेकर आइए, उसके बाद आपको वैल्यूएशन मिलेगी। तो वो सेटअप में वो दिख रहा है कि जिस तरीके से FIs बेच रहे हैं कल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कल, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बाइंग थी। मेरे ख्याल से लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी जो हुई उसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर्स में 890 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,300 करोड़ की बाइंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बाइंग है। बैंक निफ्टी में 300 करोड़ की बाइंग है, निफ्टी में करीब 650 करोड़ की बाइंग है। और लॉन्ग भी जुड़े यहाँ पर, करीब 5,000 लॉन्ग जुड़े और करीब 5,500 शॉर्ट कटे। तो मामला क्लियर दिखा रहा था कल की, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी सी लॉन्ग बाइंग, थोड़ी सी इंडेक्स एक्सपायरी से पहले की थोड़ी सी शायद आप पंटिंग कह लें, जो मर्जी कह लें, वो सब नंबर्स में विजिबल है। पुट कॉल रेशियो 0.92 पर आ गया वर्सेस 0.74। 0.74 हमेशा ओवरसोल्ड होता है, थोड़ा सा वहाँ से बढ़ गया, वापस स्कोप है एक बार वापस ओवरसोल्ड होने का मुझे लग रहा है। और बैन में अब फाइनली सिर्फ एक ही स्टॉक रह गया है एक्सपायरी वाले दिन, वो है जी एंटरटेनमेंट। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल ये स्टॉक बैन में शुरुआत भी करे तो, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कल पोजीशन ऐड हुई होंगी ऑप्शंस में वो सारी अगले महीने के लिए ऐड हुई होंगी, उस वजह से स्टॉक बैन में आया। तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा मामला। आउट ऑफ बैन ऑफकोर्स बाकी सारे जो बचे थे, बलरामपुर चीनी, IRCTC, नैल्को, OFSS और RPL बैंक। अच्छा इशू क्या है, एक्सपायरी वाले दिन बैन से बाहर आ भी जाओ तो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर है वो उस मंथ के तो ऑप्शन ले नहीं पाएगा, अगले महीने के ही ट्रेड करेगा। खैर एनीवे ये सारे स्टॉक्स बैन से बाहर हैं। सेटअप जो है न्यूट्रल है। सेटअप न्यूट्रल है, पर आज ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी डे खड़ा है सामने। कैसे स्ट्रेटेजाइज करा जाए निफ्टी पे?
हालांकि पहले आजकल ऐसा दिन हो गया कि निफ्टी बैंक समझने के बाद समीकरण निफ्टी का अप्रोच, लेकिन उस पर बाद में आता हूँ। निफ्टी का सेटअप कैसा, क्या अप्रोच होगा आज? बिल्कुल, निफ्टी का अप्रोच देखिए, आज क्योंकि एक्सपायरी है और कल एक बड़ा मूव आ चुका है, आज लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होगी। अब आप कहेंगे कल आप कर रहे थे लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, नहीं है क्योंकि कल नहीं थी। कल देखिए कि किसी लेवल ने काम नहीं किया होगा, लेकिन मार्केट ने आपको शानदार ट्रेड्स दी दोनों तरफ की। आज अपने आप को लेवल बेस्ड रखें, क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है मंथली वाली, तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस है 21,565 और बड़ा रेजिस्टेंस है 21,630। ये कहाँ से लेवल्स आए हैं? ये जो दो कॉल राइटर्स का सबसे बड़े जोन है, पहला 21,500 पर और दूसरा 21,600 पर। 21,500 की कॉल का प्रीमियम 65 रुपये, 21,600 की कॉल का प्रीमियम 30 रुपये। उसके हिसाब से सिंपल अरिथमेटिक में 21,565, 21,630। सपोर्ट कहाँ पर है? सेम लेवल पुट्स के हिसाब से जोड़ दें तो सपोर्ट है आपका 21,353 पर। 21,400 पर पुट राइटर बैठा, इकलौता पुट राइटर है जो 21,400 पर है। 21,353 के नीचे दिक्कत है और फिर बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 21,137 पर, जो कि है सीरीज लो, कल का लो, सीरीज लो 21,137। ट्रेड क्या होगी? 21,500 से 21,550 का रिजेक्शन आए। और देखिए इस चीज़ को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस जोन में आपको बेच देना है, बेचने का जोन यही है, लेकिन रिजेक्शन पर अगर रिजेक्शन आए, मार्केट की रैली फेल हो, वहाँ पर बेचें और 21,600 का एक स्टॉप लॉस लगा दें। दूसरी तरफ डिप्स में लेना भी है, 21,350 से 21,400 का अगर रेंज होल्ड कर रहा है मार्केट, निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो उसको खरीदें वहाँ पर और एक छोटा सा 21,300 का स्टॉप लगा दें। 21,300 का स्टॉप इसलिए क्योंकि वरना 21,137 तक भी मार्केट फिसल सकता है, तो उतना शायद स्टॉप लॉस कोई रख नहीं पाएगा इसके लिए। तो ये मेरी होगी निफ्टी पर अप्रोच। डिप्स पर लेना ज़रूर है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में बाकी सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, रिलायंस में, IT में, FMCG में, फार्मा में, मेटल्स में। इसके लिए निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, टिकाऊ गिरावट नहीं है। लोअर लेवल से रिकवरी इसीलिए आती है निफ्टी में, क्योंकि बाकी के सेक्टर्स जो हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं। तो लोअर लेवल पर खरीदना है, हायर लेवल पे बेचना है। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी का आज का अप्रोच, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का दिन, और वो लेवल्स ब्यूटीफुली आपकी स्क्रीन पे रख भी दिए जो चर्चा में आए थे। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। आपने वो अपफ्रंट मेंशन करा 200 DMA की अहमियत, वो अपनी जगह। आप अभी भी मेंशन करो HDFC बैंक में शायद हो सकता है पेन बचाओ। ऐसे में फिर आज अप्रोच क्या रखूं, इसमें क्या देखूं? देखिए HDFC बैंक का पेन है, ICICI बैंक काफ़ी पेन था, एक्सिस ICICI दोनों कल लद गए। बिल्कुल दोनों। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, मार्केट सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बस वो अगर आपका ख़राब है और अगर वो ट्रेजेक्ट्री ख़राब है, तो मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए आपको यहाँ पे पैसा बना के नहीं देगा। ICICI बैंक ने एक्चुअली भले ही वैल्यूएशन को क्रॉस जरूर किया HDFC बैंक के, लेकिन उसका बड़ा कारण HDFC बैंक की डी रेटिंग है। ICICI बैंक ने चला है। एक साल का चार्ट देखेंगे ना ICICI बैंक का, मेरे ख्याल एक साल पहले भी 1,000 रुपये था, एक साल पहले भी 1,000 रुपये था, कल भी 1,000 रुपये ही है, साल के बीच में भी 1,000 रुपये ही था ये स्टॉक। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, थोड़ा चला है करीब करीब 17%, लेकिन अगर वो भी शुरू के उसके बाद जो मूव आया था उसके बाद से फ्लैट ही रहा है ये भी। तो खैर एनीवे, पॉइंट मेरा ये है कि बैंक निफ्टी में रेंज बढ़ी है और उस रेंज में आपको ट्रेड करना है। जहां दिक्कत मिले, जहां आपको लगने लगे फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, बेच दे बैंक निफ्टी को और डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। वो लेवल कहाँ होंगे, इसलिए मैं लेवल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। और स्टेबिलिटी अगर आए लोअर लेवल पर तो वहाँ पर खरीदें और डे लो का एक स्टॉप लॉस लगा दें पोजिशनली। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि अगर बैंक निफ्टी में शॉर्ट है, जो कि मेरा एक व्यू रहा है पोजिशनली, वो शॉर्ट अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अभी भी एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टूटेगा, उसके नीचे हम जाएंगे। एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका पोजिशनली 45,550 का क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी में। ओके, ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक वॉच आउट करना है जब ट्रबल के इंडिकेशंस आए, बिकवाली करने के मौके, और अगर नीचे स्टेबलाइज हो रहा है कहीं पे तो खरीदने का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।